दोस्तों, उपराष्ट्रपति का चुनाव वैसे तो बहुत साधारण तरीके से होता है। यहां तक कि सत्ता पक्ष ये कभी नहीं चाहता कि उसके सामने कोई कैंडिडेट खड़ा हो जिसकी वजह से किरकिरी हो। वो इस चुनाव को निर्विरोध ही जीतना चाहता है। खैर, इस बार उपराष्ट्रपति का चुनाव इतना सीधा और इतना साधारण नहीं होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि मोदी सरकार खुद बुरी तरीके से फंस चुकी है, क्योंकि एनडीए के भीतर ही कहीं ना कहीं अविश्वास का डर बढ़ता जा रहा है और दूसरे तरफ बीजेपी को सबसे बड़ा जो डर है वो है क्रॉस वोटिंग का। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसी विधानसभा या किसी लोकसभा के फ्लोर टेस्ट जैसा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर पार्टियों का व्हिप नहीं चलता है। यानी वोट पूरी तरीके से गुप्त होती है, मतदान पूरी तरीके से गुप्त होती है, या यूं कहें कि किसी को यह कानो कान पता भी नहीं चलता कि किस सांसद ने किसे वोट दे दिया। बस यही बात बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। मोदी सरकार की टेंशन का सबसे बड़ा कारण अगर इस चुनाव में है तो वो है क्रॉस वोटिंग का। अब बात यही नहीं है दोस्तों, अब आप भी सोचिए कि जिस सरकार की नींव ही बैसाखियों पर टिकी हो, जब उसे अपने ही साथियों पर शक होने लग जाए और दूसरे तरफ विपक्ष इस मौके को देखकर अपना ऐसा प्रत्याशी खड़ा कर दे जो सीधा मुकाबले में तब्दील हो जाए, यानी यह मामला अब पूरी तरीके से गंभीर होता दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, अब पूरा खेल समझिए कि दरअसल ये पूरा खेल क्या आगे होने वाला है और क्या हो सकता है। सबसे पहले आप आंध्र प्रदेश का एंगल को थोड़ा समझिए। यहां से आते हैं चंद्रबाबू नायडू जिसके सहारे ये पूरी सत्ता टिकी पड़ी है, और विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं सुदर्शन रेड्डी साहब, वो भी आंध्र प्रदेश से ही हैं। यानी ये मामला इतना पेचीदा हो गया कि एक तरफ नायडू बाबू हैं, दूसरे तरफ रेड्डी की वो पुरानी दोस्ती है, एक तरफ मोदी जी की साथ सत्ता में है, दूसरी तरफ जो कैंडिडेट हैं सुदर्शन जी, उनके साथ एक पुराना दोस्ती याराना भी है। तो जो उनकी दोस्ती है दोस्तों, वो बड़ा ही जगजाहिर है। यानी दूसरे तरफ मोदी जी का सत्ता में रहना और एक तरफ जो सूर्यकांत जी हैं उनके साथ जो दोस्ती है, ये पूरी तरीके से जगजाहिर है। और ऐसे हालात में जो पिछले कई मामलों में नायडू साहब ने जो रवैया अपनाया है बीजेपी के सामने, उसको अगर आप देखेंगे तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो अपना मूड हो सकता है कि बदल सकें। और यही पूरा मामला और ये पेंच जो है यही बीजेपी के लिए फंसा हुआ है। अब सोचिए कि जो नायडू बाबू का अगर जमीर जग जाए और कहीं नायडू बाबू ने मित्र धर्म निभा दिया और सत्ता का साथ छोड़ दिया, तो पूरा का पूरा खेल यहीं पलट सकता है। और दोस्तों, नायडू की ताकत कोई मामूली ताकत नहीं है। उनकी पार्टी के पास लोकसभा में 16, राज्यसभा में 2 सांसद हैं, और दोनों को जब आप मिलाएंगे तो कुल मिलाकर 18 वोट होते हैं। इसीलिए बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन विपक्ष नहीं बल्कि नायडू बाबू हैं, और इसीलिए भाजपा सबसे बड़ी टेंशन में इस वक्त है। अब याद कीजिए, हाल ही में अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन बिल लेकर के आए थे, तो विपक्ष ने सीधा हमला करते हुए कह दिया कि यह बिल हमारे लिए नहीं है और किसी के लिए नहीं है, बल्कि यह बिल नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए लाया गया है। मतलब ये सीधा मैसेज था कि मोदी राज में जिन नेताओं को जेल भेजा जा चुका है या जेल भेजने वाले हैं, उसमें नाम खुद नायडू का है। केजरीवाल भी तौर पे आप देख सकते हैं, हेमंत सोरेन को आप देख सकते हैं जो महीनों तक जेल में रहे। वह किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जब अपनी पार्टी में रहने वाले लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ पहले क्या हुआ था, तो जब अपनी ही पार्टी के सहयोगी दलों को नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसका मैसेज साफ है कि दूसरों को भी नहीं छोड़ेंगे। यानी यह मैसेज स्पष्ट तरीके से आप सभी के सामने है। लेकिन एक और मजेदार बात मैं आपको बता दूं। मजेदार बात यह है दोस्तों कि जहां सभी विपक्षी पार्टियों ने अमित शाह के उस बिल को पुरजोर विरोध किया था, लेकिन नायडू बाबू इस वक्त चुप हैं, यानी एकदम साइलेंट मोड पर हैं। यानी यूं कहें कि बीजेपी के लिए एक और कह लीजिए कि मुसीबत बीजेपी ने खुद अपने पैरों पर मोल ले ली है, क्योंकि नायडू बाबू की चुप्पी इतना आसान नहीं है, और ये चुप्पी ही भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें तेज करती जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी ये सोच रहे हैं कि कहीं ये बिल लाकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी तो नहीं मार दी, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। इसीलिए बीजेपी की धड़कनें और तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इस मामले पर सबने कुछ न कुछ कहा, लेकिन नायडू बाबू चुप हैं। अब आंकड़े देखिए, एनडीए के पास 422 सांसदों का सपोर्ट है, इंडिया अलायंस के पास लगभग 360, और जीतने के लिए कितना चाहिए? 352 वोट। 352 वोट जीतने के लिए चाहिए। यानी बस 30 से 32 वोट अगर इधर से उधर हो गया दोस्तों, तो समझिए कि सारा खेल बिगड़ जाएगा।
और नायडू को इन 30-32 वोटों में से बड़ा अहम माना जा रहा है और उनका बड़ा अहम रोल माना जा रहा है। भाजपा को इसी बात का डर है, कहीं ना कहीं डर यही छुपा हुआ है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे नायडू बाबू, क्योंकि पिछला जब इनका रवैया रहा है बिल्कुल बीजेपी की पार्टी से जो गाइडलाइन है उससे अलग हट करके रहा है। और एक और बात, आंध्र में कुल 31 वोट ऐसे हैं जो नायडू के 18, जगन रेड्डी के 11, पवन कल्याण के 2, इनमें से कौन किस तरफ जाएगा ये कोई नहीं जानता है इस वक्त। और इधर तेलंगाना की अगर बात करें तो बीआरएस के पास कुल 4 राज्यसभा सांसद हैं, इनका रुख भी अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया है। यानी अगर इनका रुख भी अगर बदल गया, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि किधर जाएंगे, अगर इनका रुख भी इंडिया गठबंधन की तरफ चला गया दोस्तों, तो आप सोचिए कि सभी वोटों को अगर आप टोटल करेंगे तो लगभग 35 वोट होगा। यानी पूरे समीकरण को पलट सकता है, क्योंकि सिर्फ इंडिया गठबंधन को चाहिए 32 वोट और यहां पर 35 वोट हो रहा है दोस्तों। अब ऐसे हालात में खबर यह आ रही है कि भाजपा को अपने ही सांसदों पर शक होने लगा है। ये बात हम नहीं, यूपी के वरिष्ठ पत्रकार में से कहे जाने वाले में से एक पत्रकार हैं केपी मलिक साहब, उनका यह दावा है कि गुजरात लॉबी को इस बात का डर सता रहा है कि संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। क्रॉस वोटिंग को लेकर इतिहास गवाह है दोस्तों कि पहले भी कई बार ऐसे मौकों पर क्रॉस वोटिंग होता रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव ही क्यों ना हो। तो इसीलिए इस बार भी संभावनाएं इस तरीके से जोड़कर लगाई जा रही हैं। खैर, इधर विपक्ष लगातार हमले कर रहा है। केसी वेणुगोपाल यह कह रहे हैं कि यह बिल नायडू और नीतीश को डराने के लाया गया है। संजय राउत इधर यह बोल रहे हैं कि बीजेपी को अब एनडीए के साथियों पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वो इंडिया गठबंधन के सांसदों के संपर्क में है। अब यहां से एक नया एंगल को जो है जन्म दिया जाता है कि किस तरीके से नायडू बाबू और नीतीश कुमार के लिए यह बिल जो है खतरनाक साबित हो सकता है। और भाजपा की मुश्किलें सिर्फ नायडू नहीं, नीतीश ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में शिंदे गुट भी जो है नाराज चल रहे हैं, यहां से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में फडणवीस साहब एक बैठक करते हैं, खबरें ये चल रही हैं कि वहां पर शिंदे गुट नहीं जाता है। यानी इधर बिहार में चिराग पासवान ने भी अलग ही खेल चल दिया है, उनका अलग ही खेल चल रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत जल्द होने वाला है और सीट बंटवारे को लेकर उनका एक अलग ही रवैया चल रहा है, अलग ही खपा होकर के बैठे हैं। यानी शिंदे, उधर पासवान, नीतीश, नायडू, ये सब भी लगातार चल रहे हैं। अगर आप पासवान और अगर आप शिंदे गुट का भी वोट जोड़ लें तो दोस्तों लगभग 12 वोट होते हैं। अब सोचिए, नायडू के 18, जगन के 11, पवन कल्याण के 2, शिंदे चिराग पासवान के 12, बीआरएस के 4 और सब जोड़ देंगे, सब कुछ मिला देंगे तो लगभग 47 वोट होते हैं, यानी 47 वोट होते हैं। इसमें से अगर 20 भी इधर उधर हो गए दोस्तों, तो ये समझिए कि मोदी शाह को बड़ा झटका लग जाएगा, पूरा गेम ही पलट जाएगा। और मोदी जी खुद इस बात का अंदेशा लगा चुके हैं कि कैसे इस मामले को पलटा जाए। दोस्तों, आपको याद होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने साफ तौर पे कहा, विपक्षी पार्टियों के सांसदों की तारीफ करते हुए नजर आए अचानक एकाएक, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो युवा सांसद हैं वो उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो है उनको बोलने से रोका जाता है। उनके अंदर दम तो है बात कहने की, लेकिन उनको कहने से रोका जाता है, बोलने से रोक दिया जाता है, और ये राहुल गांधी बोलने नहीं देते हैं। तो ये साफ साफ संदेश है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं विपक्ष से और विपक्ष के सांसदों की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती है या फिर बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है संसद के बाहर की। ये भाजपा सांसद राजू प्रताप रूडी हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, हाथ मिला रहे हैं। राजू प्रताप रूडी वही है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का जब चुनाव होता है तो विपक्ष ने रूडी साहब को पूरा सपोर्ट किया था, जबकि अमित शाह ने सपोर्ट संजीव बालियान के ऊपर किया था, अपना पूरा आशीर्वाद बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी रूडी साहब को विपक्ष चुनाव जितवा देता है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जो रूडी साहब के ऊपर विपक्षियों का जो कर्ज है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका आया है कि वो कर्ज यहां पर उतार सकते हैं। और अगर भाजपा में ही मोदी शाह से नाराज सांसदों का अगर मन बदलने लग जाए दोस्तों, तो सोचिए भाजपा को मुंह की खानी जरूर पड़ सकती है। तो दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी की पूरी रणनीति है और बीजेपी पार्टी के अंदर जो सांसदों का रवैया है वो भी आप लगातार देख सकते हैं। और इसी माहौल के बीच जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक जोरदार बीजेपी को झटका दिया, सवाल यह पूछकर, सवाल क्या था कि जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं, वो चुप क्यों हैं, देश के पूर्व उपराष्ट्रपति अचानक गायब क्यों हो गए, जिस शख्स की आवाज राज्यसभा में सबसे तेज गूंजती थी अभी वो पूरी तरीके से खामोश क्यों है।
और यही बात राहुल गांधी ने कहकर यह साफ साफ संदेश दे दिया कि यहां सिर्फ राजा की चलती है, राजा जो चाहे जैसे चाहे सत्ता को चला सकता है, बाकी सब तो मूक दर्शक बनकर देख रहे हैं। यानी एक तरफ गुप्त मतदान का डर सता रहा है बीजेपी को, दूसरी तरफ एनडीए के अंदर टूटता हुआ भरोसा, तीसरी ओर विपक्ष का सीधा सीधा हमला और पोल खोलना, और चौथी तरफ भाजपा के अपने घर के भीतर ही जो असंतोष हो रहा है, जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है, उसकी भी टेंशन कभी ना कहीं बीजेपी के ऊपर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों ये सब मिलाकर बता रहा है कि गुजरात लोबी अपनी ही जीत को लेकर अस्वस्थ नहीं है, और अगर नायडू और रेड्डी ने ही खेल कर दिया तो क्या यह झटका मोदी शाह के लिए किसी तूफान से कम होगा? आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है दोस्तों, कि क्या ऐसा कुछ होगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।